दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। आप सभी को पता है कि एसआईआर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और ज्ञानेश कुमार के बीच में जो पूरा का पूरा खेल चल रहा है, ये लगातार उसकी खबरें भी निकल के सामने आ रही हैं। लेकिन अगर विपक्ष का नेता मजबूत हो, विपक्ष का नेता जागरूक हो, विपक्ष का नेता थोड़ा सा सत्ता के आगे, प्रशासन के आगे घुटने नहीं टेकने वाला हो, तो भाजपाई बुरी तरीके से कूटे भी जा सकते हैं। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, अभी मैं आपको दो तस्वीरें दिखाऊंगा। एक तस्वीर जहां पर भाजपाई वोट काटने के लिए जो चुनाव आयोग का फॉर्म 7 होता है, वो जिंदा लोगों को मार करके फॉर्म जमा करने जा रहे थे और विपक्ष के नेताओं ने रास्ते में पकड़ लिया और पकड़ के इतना मारा है कि भागते उनको रास्ता नहीं मिला। अभी तस्वीरें दिखाऊंगा, एक और तस्वीर दिखाऊंगा। 300 से ज्यादा लोगों के नाम कटवाने के लिए भाजपाई ने जो है फॉर्म 7 जमा करने जा रहा था और रास्ते में विपक्षियों ने पकड़ लिया। उसके बाद पुलिस के हवाले किया, पुलिस ने जेल भेज दिया, मुकदमा दर्ज कर दिया। पूरा मामला आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ज्ञानेश कुमार गुप्ता की गर्दन एक दूसरे कांड में फंस गई है। एसआईआर के अलावा कैसे ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर परिवारवाद भारी पड़ गया है, वो भी तस्वीर में दिखाऊंगा। ज्ञानेश कुमार गुप्ता की बेटी का कांड अब ज्ञानेश कुमार के सिर पर मढ़ दिया गया है। पूरा मामला क्या है, सब कुछ आपको बताने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा और भी उत्तर प्रदेश की सरकार से जुड़ी, प्रशासन से जुड़ी लापरवाही से जुड़ी कुछ खबरें और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के मामले में अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 3-4 बड़ी खबरें हैं, बने रहिएगा। सबसे पहले खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में दोस्तों आसनसोल में भाजपाइयों ने जिंदा लोगों को मार करके फॉर्म जमा करने चले गए, फॉर्म कटवाने। रास्ते में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनको पकड़ लिया और पकड़ा ऐसे कि जबरदस्त तरीके से धुलाई कर दी। जनता इतनी जागरूक कि बुरी तरीके से कूटा गया। बताया जा रहा है सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, जनता ने भी उनको धुना, और सिर्फ इसलिए धुना क्योंकि गुंडाई के आसरे, केंद्र की सरकार के आसरे लगातार वहां पर ये गुंडाई कर रहे थे और वहां पर धुने गए। जरा ये वीडियो देखिए आप, देखिए किस तरीके से हम, हालांकि मारपीट की वीडियो में आपको जहां जहां होगा वहां मैं फ्रीज करके दिखाऊंगा, ब्लर करूंगा थोड़ा विजुअल, लेकिन किस तरीके से खदेड़े गए हैं, कूटे गए हैं, ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देखें। किस तरीके से भगाए जा रहे हैं, किसी ने हेलमेट से मारा, किसी ने कैसे करके बुरी तरीके से उनको खदेड़ा गया। पब्लिक का गुस्सा फूटा अचानक से और बवाल जैसी स्थिति बन गई। ये तस्वीर आपने देखी, ये तस्वीर दोस्तों आसनसोल की है। उस वक्त की यह तस्वीर बताई जा रही है जब भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरोप है कि गलत लोगों का नाम काटने के लिए जो फॉर्म 7 होता है वो जमा करने जा रहे थे। बताया गया कि इसमें उन लोगों के भी नाम थे जो जिंदा थे, जिनके जो वहीं के वोटर थे, उनके भी वोट कटवाने की तैयारी कर रहे हो। तो इसी बीच वहां पब्लिक जो है भड़क गई। टीएमसी से जुड़े हुए कुछ लोग थे, वो भी भड़क गए और उसके बाद इन लोगों को वहां से खदेड़ा गया। यह आसनसोल साउथ विधानसभा की तस्वीरें थी, जहां पर एसआईआर प्रक्रिया के तहत फॉर्म 7 जमा करने को लेकर के वहां पर पॉलिटिकल दबाव पैदा हो गया और इसके बाद लोगों ने दोस्तों जबरदस्त तरीके से भाजपाइयों को वहां से खदेड़ दिया। इन तस्वीरों को आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अब एक और तस्वीर ये देखिए जरा, न्यूज़ 18 की यह खबर है। इसमें देखिए भारतीय जनता पार्टी का नेता, उसके खिलाफ बीएलओ ने मुकदमा दर्ज कराया, एफआईआर दर्ज कराई है। बीएलओ का आरोप है कि मेदिनीपुर में 343 जो जेन्युइन वोटर थे उनके भी नाम फॉर्म 7 जमा करके भाजपाई नेता ने कटवा दिया। कटवाने के लिए दबाव बना रहे थे और उसके बाद दोस्तों उसने जो है यह मुकदमा दर्ज कराया है। यह ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर। इस ट्वीट में बताया गया कि बेस्ड ऑन द कंप्लेंट फाइल्ड बाय बीएलओ, अ बीजेपी लीडर, तमलुक ईस्ट पूर्वी मेदिनीपुर के तमलुक में बीएलओ ने एफआईआर दर्ज कराई है। वेस्ट बंगाल हैज बीन अरेस्टेड एज अ ट्राइड टू डिलीट द नेम ऑफ 343 जेन्युइन वोटर्स बाय इंटेंशनली सबमिटिंग फॉल्टी फॉर्म 7। गलत तरीके से फॉर्म 7 जमा करने और जानबूझ करके राजनीतिक
लाभ लेने के लिए 343 लोगों के नाम कटवा दिए गए। बीएलओ ने मुकदमा दर्ज कराया है भारतीय जनता पार्टी के नेता पर। अब यह बड़ा मामला होगा। जरा छोटा सा हिस्सा इस वीडियो का देखिए कि इस फोनो में क्या कुछ कहा जा रहा है। देखो, असंख्य फॉर्म 7 पूरण করে তিনি जमा दिए এবং भुयो। तो दोस्तों, इस तरीके की बातें लगातार निकल के सामने आ रही हैं। यह तमलुक का पूरा मामला है। बीएलओ की शिकायत के बाद भारतीय जनता पार्टी का एक स्थानीय नेता इस मामले में गिरफ्तार हुआ है। मुकदमा दर्ज कराया था। बताया जा रहा है कि उसको जेल भी भेज दिया गया है। इस तरीके की खबरें भी निकल के सामने आ रही हैं। और अब बात करेंगे ज्ञानेश कुमार गुप्ता, उनके परिवारवाद और उनकी काबिल बिटिया की। ज्ञानेश कुमार गुप्ता की बेटी का नाम है मेधा रूपम। मेधा रूपम की मेधा इतनी चिर परिचित है, इतनी प्रचलित है, इतनी प्रकांड है कि मेधा रूपम नोएडा जैसे वीवीआईपी जिले की डीएम तो बनी बैठी हैं, लेकिन 27 साल का इंजीनियर जो है वो एक खाली पड़े प्लॉट के पानी भरा था, उसमें डूबकर, नाले में डूब करके मर जाता, डूब करके मर जाता। और दरअसल यह डूब के मरने की जो प्रक्रिया है, यह सरकार की होनी चाहिए। सरकार को डूब मरना चाहिए, प्रशासन को डूब मरना चाहिए, ऐसे डीएम प्रशासन अधिकारियों को भी डूब मरना चाहिए, क्योंकि जो अपने लोगों की जान नहीं बचा सकता। और बताया तो यह जा रहा है कि वो डूब रहा था और प्रशासन खड़े रहे, प्रशासन के लोग खड़े रहे थे। वो डूब रहा था, 27 साल का इंजीनियर युवराज मेहता, और ये लोग बाहर खड़े होकर के कह रहे थे कि पानी ठंडा है, नहीं उतरेंगे। यानी कि सोचिए कितना ये आदमियत के मर जाने की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। लापरवाही का आलम देखिए जरा, क्या हो गई। ये खबर देखिए एबीपी न्यूज की। नोएडा में जहां इंजीनियर की मौत हुई वहां बाल बाल बचा था ट्रक ड्राइवर, तब भी नहीं नाले की मरम्मत, और ट्रक ड्राइवर से ही पैसे लिए गए, ऐसे भी आरोप लग रहे हैं। बताइए, 16 जनवरी को 26 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत हो गई। घना कोहरा था, उनको रास्ता नहीं दिखा और जाकर के गाड़ी उनकी गाड़ी जो है नाले में गिर गई। पिता के सामने उनके बच्चे की डूब करके मौत हो गई। सोचिए ये कितना दर्दनाक है, ये सरकार और सिस्टम के लिए कितना शर्मनाक है। ये डूब मर जाने जैसी स्थिति है। और मेधा रूपम जो डीएम है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट की प्रमुख भी होती हैं, वो भी 4 दिन बाद पहुंची, 4 दिन बाद, और 4 दिन बाद युवराज की गाड़ी उस नाले से निकाली जा सकी। यह है इस देश में आम आदमी, आम नागरिक की वैल्यू 2 कौड़ी की भी नहीं है, 2 कौड़ी की भी नहीं है। यह स्थितियां हैं दोस्तों। अब देखिए जरा एक और खबर देखिए इसी में। हादसे के चौथे दिन निकाली गई युवराज की कार। 20 जनवरी को, 16 को हादसा हुआ और 20 जनवरी को यह कार जो है निकाली जा सकी। ट्रक ड्राइवर देखिए, ट्रक ड्राइवर से ही नाले की मरम्मत के पैसे मांगे गए। ट्रक ड्राइवर जिस दिन हादसे का शिकार हुआ, वो उस ट्रक ड्राइवर से ही नाले की उसकी मरम्मत के पैसे मांगे गए। ये देखिए खबर में बाकायदा बताया गया है। ये स्थितियां दोस्तों लगातार उत्तर प्रदेश में बन रही हैं और कोई सोचने वाला नहीं, चारों तरफ रामराज्य है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता की गर्दन फंस गई है। ऐसी कौन सी प्रतिभा है नोएडा की डीएम में, और नोएडा की डीएम जो खुद इस तरीके की घटनाओं के लिए जिम्मेदार है, सीधे तौर पर जिम्मेदार है, और वो 4 दिन बाद जा रही हैं। न्यूज पिंच के अभिनव ने इस पर मोर्चा खोल रखा है, और खोलना चाहिए। हर उस पत्रकार को खोलना चाहिए मोर्चा जिसकी रीढ़ सीधी है। क्या अभिनव ने कहा है, एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए जरा। और इसकी हेड कौन है? मेधा रूपम, जो यहाँ की डीएम है। 4 दिन बाद आई हैं झांकने के लिए, एक मीडिया वाले से बात नहीं किया। वो देश की जो चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, उनकी बेटी है। सबको पता है कि कुछ नहीं होना, क्योंकि पिताजी तो चुनाव आयुक्त है, इतने बड़े पद पे हैं। अभिनव ने ट्वीट किया और बताया कि नोएडा डीएम मेधा रूपम डिजास्टर मैनेजमेंट की भी हेड है। इंजीनियर की मौत के मामले में सीईओ नपे, मगर क्या डीएम को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी होने की वजह से बचाया जा रहा है? यह 170 पन्नों का जो उन्होंने अपने वीडियो में भी दिखाया, हालांकि मैं पूरा वीडियो आपको नहीं दिखा सकता, बताया कि यह पूरा का पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट का प्लान है और इस पूरे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी डीएम की होती। डीएम इस पूरे मामले का सर्वा होता, जिम्मेदार होता। और सोचिए कि वही डीएम मौत के चौथे दिन अगर साइट पर पहुंचे तो फिर क्या होगा परिवार। और उस पिता से पूछिए जिसने अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को डूबते डूबते देखा, उसकी जान जाते देखा। डूब मरना चाहिए ऐसे अधिकारियों को। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता की वजह से मेधा रूपम को बचाया जा रहा है। क्यों आखिर बचाया जा रहा है? डीएम पर क्यों एक्शन नहीं होना चाहिए इस मामले में? इस तरीके के तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों ने वहां पर कहा
खड़े होकर के लोगों ने कहा कि सीधे तौर पर प्रशासन की ये एक तरीके से बेशर्मी थी कि प्रशासन मौके पर लोग वहां पर खड़े रहे और पानी ठंडा होने की वजह से कूदे नहीं और 27 साल के युवराज मेहता की डूब करके मौत हो गई आंखों के सामने। ये सिस्टम की मौत है, ये सरकार की मौत है, ये प्रशासनिक अधिकारियों की मौत है। ये सिर्फ एक युवराज की मौत नहीं है दोस्तों। और जिसने हेल्प करने की कोशिश की, जिसने नोएडा पुलिस को आईना दिखाया, उसी को नोएडा पुलिस धमका रही, कह रही कि बेटा 2-4 दिन के लिए कहीं गायब हो जाओ, दिखना नहीं तो तुम फंस जाओगे बहुत बुरा। देखिए क्या कह रहा है वो शख्स। तो प्रशासन की तरफ से भी जो लोकल पर्सन हैं वो भी बहुत सारे ये बोल रहे हैं कि अपने फोन को स्विच ऑफ कर दे, यहाँ से चला जा, 10-20 दिन मत दिख, इस केस में मत खड़ा हो खुल के। गोविंद प्रताप सिंह ने ये वीडियो जारी किया, एनडीटीवी का ये वीडियो है क्रेडिट के साथ। बताया कि जिस डिलीवरी बॉय मोनिंदर ने युवराज मेहता को केस में सच बोला, उसी को धमकाया जा रहा है, अंडरग्राउंड हो जाओ, फोन बंद कर दो, इस केस में कुछ मत बोलो। मुझे थाने बुलाया गया और कहा गया पुलिस के खिलाफ मत बोलो, पुलिस से दुश्मनी मोल मत लो। ये बताइए, पुलिस नहीं हो गए, जिले इलाही हो गए। वर्दी पहन ली, बिल्ले लगा लिए तो जिले इलाही बन गए। आम जनता अनारकली हो गई, चुनवा देंगे, हत्या कर देंगे, एनकाउंटर कर देंगे, जेल भेज देंगे। यही तो है, यही है जिस देश में कानून सियासत चलाने लगती है, जिस देश में अदालतों का पंजा कमजोर होने लगता है, उस देश में इसी तरीके से आम जनता को धमकाया जाता है। दोस्तों कुछ तस्वीरें मैं और आपको दिखाना चाहता हूं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से जुड़ी हुई। उनके मामले में दोस्तों अब दूसरे एक और शंकराचार्य समर्थन में आ गए। उन्होंने शारदा पीठ के जो शंकराचार्य हैं स्वामी सदानंद सरस्वती ने सीधे तौर पर उनके पक्ष में आते हुए कहा कि प्रयागराज मेला प्रशासन को चेताते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता की ताकत मिलने पर उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। क्या कुछ उन्होंने कहा है, छोटा सा हिस्सा सुनिए जरा। क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद जी से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस बात का प्रमाण मांगा है, नोटिस भेज करके, कि तुम शंकराचार्य नहीं हो, यह साबित करो कि तुम शंकराचार्य हो। सुनिए जरा। प्रशासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गंगा स्नान करने जाने वाले लोगों को, गंगा स्नान से रोकने वालों को गो हत्या का पाप लगता है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। तस्वीर योगी आदित्यनाथ के अलावा नरेंद्र मोदी के एक कार्यक्रम से जुड़ी हुई, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी सब कुछ कंठस्थ कर लेते हैं, वो महापुरुष हैं, जिनके बारे में भक्त अक्सर ये कहते हैं कि बहन जी मायावती जी लिखा हुआ वो पढ़ती हैं, उनको देख लेना चाहिए कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से टीवी पढ़ते हैं। देखिए जरा, ऑन एयर कैमरे पर एक्सपोज हो गए हैं नरेंद्र मोदी। ये वीडियो देखिए। पार्टी को बर्बाद कर दिया यार, क्लोज वो कौन सी बुराइयां कांग्रेस में घुस गई? टीपी आ रहा है बीच में, जो आज कांग्रेस को तबाही। आपने सुना होगा कि स्टूडियो से एंकर कैमरामैन से जो वहां फील्ड पर मौजूद है उससे कह रही है कि इससे बोलो कि टीपी ना दिखाए, टीपी आ रहा है। यह कहने की कोशिश की जा रही है। सौरभ लिख रहे हैं कि 2 दिन पहले मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमेशा की तरह पढ़कर बोल रही थी। उन्हें देखकर एक अंकिल बोले कि ये जो पढ़कर बोलती हैं, और एक मोदी जी हैं जो बिना देखे घंटों बोलते हैं। अब उन्हें कौन समझाए कि एक टीपी नाम की भी चीज इस दुनिया में है। दोस्तों इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।